नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज है आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें आपको बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो है मेरे मोस्ट स्पेशल फेवरेट पर्सन के साथ, जो कि है मेरे दादू। यस, हम कब से प्लान कर रहे थे कि दादू और मैं एक वीडियो शूट करें, और मैं दादू से कह रही थी कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इनसे सुनते हैं और सीखते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें सारी दुनिया तक पहुँचे, क्योंकि दादू की लाइफ बहुत ही अप्स एंड डाउन से गुजरी है। ही वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान, और किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल करके आज यहाँ तक वो पहुँचे हैं, और काफ़ी सारे लेसन्स उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सीखे हैं। तो उन लेसन्स को हम समेटते हुए आज उनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे कि हमारे लिए और क्या क्या सीख वो जोड़ना चाहते हैं, और क्या क्या लेसन्स हम उनसे लाइफ भर सीख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिससे आप और मैं डेली लाइफ में एज अ यंगस्टर हम लोग जूझते हैं, और हमारे पास उन चीज़ों के जवाब नहीं होते। फिर भी हम एक बुज़ुर्गों के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह से जिया है, और उन्होंने कैसी डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं उनके टाइम पे। और क्योंकि उनके टाइम पे इतना आधुनिक युग नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स करने के बाद अपने जीवन को इस तरह से बनाया है कि आज वो बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय भी कर पाए, और अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें, वो सारी सहूलियत दे पाएँ जो उन्होंने अपने टाइम पे अपने बच्चों के लिए प्लान की थी। तो क्योंकि मेरा चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा रहा है, मेरे दादू दादी नानू नानी सब लोग मेरे साथ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, और वो ये सब लेसन्स शायद कभी सीख नहीं पाते, और अपने बड़े बुजुर्गों की जो विजन है उनकी नज़रों से दुनिया को नहीं देख पाते। तो आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ अपने दादू के साथ, और दिखाने वाली हूँ कि उन्होंने लाइफ किस तरह से जी है और उनका पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ को लेके। चलिए करते हैं कुछ बातें और जानते हैं दादू से उनके लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू, और वो हमें गाइड करेंगे कि हम अपनी डिफ़िकल्टीज़ को कैसे फेस करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उनका बचपन का चाइल्डहुड कैसा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि आपका बचपन, आपका चाइल्डहुड, जैसे आपका बर्थ हुआ पाकिस्तान में, आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताओ। जब मेरा जन्म हुआ, मैं लाहौर में जन्म हुआ मेरा। लाहौर के बदामी बाग में जन्म हुआ। वो सतलुज के रावी के पास था। ठीक है। रावी के थोड़ी दूर हमारा मकान बनाया पापा ने, और उसमें कुआं लगेगा। वो कुआं जो था, उसमें से उस बस्ती के सारे लोग पानी भरते थे। तो एक बार हमारे पिताजी एक गाय लेके आ रहे थे टांगे पे। आप टांगे पे थे, गाय पैदल आ रही थी। तो गाय ने पता नहीं कैसे जोर से मारा, वो गिर गए और उनका चूल्हा टूट गया। उसके बाद वो चूल्हा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त कोई ऑपरेट करने वाला नहीं था, ना लाहौर में ना आले दुआले डॉक्टर। ऑपरेटिव बाद में शुरू हुई। तो वो जब तक जिए दर्द के साथ ही जिए। जब आप पाकिस्तान में थे तो वहाँ का बचपन की लाइफ आपकी, मतलब हाँ, चौथी से पहले कैसी जिंदगी थी वहाँ। वहाँ पर बड़ा खुश था, क्योंकि हर रोज जब भी स्कूल जाना, हमने दादी को मिलना है, जाती बार या आती बार, तो वो 1 पैसा देते थे। 1 पैसा। उस 1 पैसे से हमें काफी आनंद आता है। जैसे पैसे की बर्फ ले ली, घर ले आए। 1-2 पैसे पिताजी देते थे, उसका कभी
खीला ले लिया, कभी चने ले लिए। तो बड़ा आनंद था उस वक्त। 1 पैसे में भी आधा कुलचा और छोले मिल जाते थे। अच्छा। हाँ, स्कूल के बाहर वो खाने को बड़ा मजा आता था। तो जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, तो हाँ क्या क्या आपको चैलेंज फेस करने पड़े, मुश्किलें, क्या क्या उधर से इधर आने में लोगों को हाँ, दिक्कतों का वो सामना? ऐसा है कि जब हम पाकिस्तान में थे तो 4 महीने पहले ही मार्च अप्रैल से हमारी दुकान लूटी गई। मुसलमानों ने दरवाजा तोड़ के सारा सामान निकाल लिया। कपड़े की दुकान? कपड़े की दुकान थी अंदर, ज्यादातर सूती कपड़ा उस वक्त चलता था, पॉपलिन वगैरह, लट्ठा वगैरह। हैं? तो दुकान ही होती है। तो पिताजी हमारे थोड़े दिन बाद के लिए मासड़ के पास चले गए। हमारे मासड़, मासी मासड़, वो मासी मासड़ शेखुपुरा में रहते थे। भी चलो थोड़ा खाप है, हम उधर चले जाते हैं, वहाँ 1 महीना लगाएंगे, 2 महीने लगाएंगे। तो वहाँ पर हम करीबन जुलाई लास्ट तक रहे। जुलाई लास्ट में हमें पता चला कि खप पै जानी है और हमें हिंदुस्तान जाना पड़ना है, अमृतसर जाना पड़ेगा। लुधियाना, लाहौर जो है वो पाकिस्तान में आएगा। तो हम वहाँ से लाहौर आए पहले। अच्छा। हाँ, लाहौर में हम करीबन 10 दिन रहे। 10 दिन बाद हमको अपना मकान छोड़ना पड़ा, सब कुछ ही छोड़ना पड़ा। पहले तो 3-4 दिन हम उसी मोहल्ले के बिल्कुल बाजार के साथ वाले मकान में आए, वहाँ 2-3 दिन रहे। उसके बाद मिलिट्री वाले आए, उन्होंने हमें वहाँ से कह के निकाला कि आप चलो, हम आपको ले जाते हैं। तो हम ना वहाँ पर डीएवी कॉलेज में कैंप बना था, उसमें चले गए। वहाँ खाना पाना सब फ्री मिलता था दिन रात। 3 दिन हम वहाँ रहे। 3 दिन बाद हमारी बारी आई तो हम वहाँ से ट्रकों में बैठ के, मिलिट्री के ट्रक थे, ट्रकों में बैठ के इधर अमृतसर की तरफ चले। रास्ते में एक स्टेशन आता है, वहाँ पर हम रुके। वहाँ से हमें गाड़ी में बिठाया गया। तो अगला स्टेशन जो था वो हिंदुस्तान में था। तो वहाँ पर हमें सब कुछ मिला, दूध मिला, बच्चों के लिए बिस्किट मिले, बहुत अच्छा सामान मिला। तो उसके बाद गाड़ी चली, हम अमृतसर रुक गए। हमारे एक भाई का, बड़े भाई का शादी अमृतसर हुआ था, तो मैं सरबल्ला बना था उसमें। वो लाहौर की बात है। वहाँ पर फिर उनके 2 बेटियां हुई। बड़ी बेटी वीना थी, छोटी बेटी राधा थी। तो बड़े प्यार से उनको हमने, बड़ी बेटी को अपनी बहन बना लिया, क्योंकि हमारी बहन नहीं थी। हम 5 भाई थे, सब उसको बहन ही बुलाते थे। और रखड़ी वगैरह लगाती थी। ठीक है। अमृतसर आ गए। अमृतसर फिर एक मकान में रहे, मुसलमान का मकान था।
अमृतसर हमारे भैया के ससुराल थे, बड़े भाई के। तो वहाँ उनके पास गए, एक दिन रुके वहाँ। उसके बाद हमें एक मकान मिल गया खाली मुसलमानों का, हम उसमें चले गए। उस मकान में बर्तन वगैरह सब कुछ था, मुसलमानों का जो होता है। तो हमें थोड़ा आसानी हो गई, हमारे पास कोई सामान नहीं था, सिवाय एक ट्रक के। एक भाई ने एक ट्रक उठाया था। तो एक भाई कभी उनको उठाता था, पिताजी को, तो कभी पिताजी आप चलते थे। वो ज़्यादा नहीं चल सकते थे, उनका चूल्हा टूटा हुआ था। तो जो सबसे बड़े भाई थे, वो छोटे छोटे दो बच्चे थे, मैंने किया, उनको उठाते थे। इस तरह हम अमृतसर पहुंच गए। मैं उस वक़्त 4th क्लास में पढ़ता था जब हम बचपन में आए हैं। अमृतसर फिर हमें वो मकान मिला, फ्री में वहाँ अंदर चले गए, बैठ गए। तो वहाँ करीबन 1.5-2 महीने रहे आप। 1.5-2 महीने में पता नहीं क्या करते रहे बड़े पापा वगैरह। मैं तो स्कूल भी नहीं गया, सारा दिन खेलते रहना। और बच्चे मिल गए पाकिस्तान के ही। वो मोहल्ला सारा ही मुसलमान का था, वो खाली था। मुसलमान वहाँ से पहले ही चले गए। तो उसके बाद हमारे पिता ने कहा कि हम लुधियाना चलते हैं, वहाँ बजाजी का काम करेंगे। वो यहाँ से खेस वगैरह बेचने के लिए लेके जाते थे, उनकी वाकफी थी। आ गए यहाँ पर, हमें छावनी मोहल्ला में एक मकान मिला। उस मकान में हम 2 टब्बर आ गए। एक हमारा टब्बर था, एक और थे, वो भी उधर से ही आए थे। पिताजी से काफी वाकफ थे पिताजी के। तो यहाँ आके हमने बचपन में मेरे भाई और हम जब यहाँ पहुंचे तो एक भाई घर से भाग गया। अच्छा, हाँ, कहाँ? वो दिल्ली चला गया। वो उम्र नहीं थी खास, उसकी उम्र 11-12 साल की होगी, मेरी 9 साल की होगी, 10 साल की होगी, तीसरी चौथी में पढ़ता था। यहाँ पर आकर मैं जैन स्कूल में चौथी जमात में दाखिल हुआ। वहाँ पर हमने सामने एक खाली मकान था छोटा सा, उसमें वो भी ले लिया। मकान उस वक़्त 100 रुपये में मिल जाता था, 100 रुपये में, मतलब कब्जा मिलता था और कुछ नहीं। तो हमने कब्जा ले लिया। करीबन दोनों का 150 लगा, हमारा 100 उसका लगा, 250 रुपये मिल गया सब कुछ। तो उस जो सामने कमरा था उसमें हमने भैंसें रखी। अच्छा, इतने में क्या हुआ कि महात्मा गांधी की डेथ हो गई 48 में, 1 साल बाद। उस डेथ के बाद संघ पर बैन लग गया। जब संघ आरएसएस पर बैन लगा तो हमारा एक भाई, बड़े से छोटा, वो एजिटेशन में चला गया और उसको जेल हो गई। अब हम माता पिता के पास
दो ही भाई रह गए। एक भाई पहले भाग गया घर से, एक भाई एजिटेशन में चला गया। तो जो सबसे बड़ा भाई था उसने अमृतसर में जूतों की दुकान खोली पहले। जब हमारे पिता को पता चला तो उसने कहा, बेटा ये काम नहीं करना, ये जूते का काम हमने नहीं करना, तुमने करना है तो कपड़े का काम करो। तो उन्होंने जूते सारे बेच के फिर कपड़े का काम शुरू किया। सन 50 में हमारी माता बहुत बीमार हो गई, तो उनको नवंबर दिसंबर में हमारे नान के लेके चले गए हमारे पिताजी। तो दिसंबर का महीना था, 8-10 दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे पिताजी सुबह उठे हैं, बाहर गए पेशाब करने, अंदर आए ना, बाहर से उन्होंने आवाज लगाई, प्रेमनाथ मुझे ले जा, मेरे से उठा नहीं जाता। वो अंदर ले गए, अंदर जाके लेट गए मंचे पे। जब लेटे तो अब उनके मतलब प्रेमनाथ जो था साला था, साड़ी माता था, भाई था वो, उसने को बोले कि रजाई थोड़ी ऊपर कर दे। उसने रजाई मुंह के ऊपर कर दी। वो कहता नहीं यार, मुंह खाली रहते, कुछ मुंह जो निकल जाएगा। चलो मुंह खाली कर दिया। जब सुबह नानी हमारी 5 बजे उठ जाती थी, उसने देखा कि इनकी आवाज नहीं आ रही सांस की, तो उसने फिर प्रेमनाथ को बुलाया। प्रेमनाथ था, बड़ा भाई रामदास था, दोनों को बुलाया। दोनों ने देखा फिर ये तो मृत्यु हो गई। तो उन्होंने 7 बजे 8 बजे हमें टेलीग्राम किया। हम 2 भाई थे, तो 2 तो चले गए थे घर से, एक अमृतसर था। तो हम दोनों भाई सारा कुछ जंदरा लगा के मरने पे गए। वहाँ पर जब हम पहुँचे तो उनका सब काम हो चुका था, लाश वगैरह जला दी गई थी। मतलब हमारे भाइयों में से कोई उनके पास नहीं था। जब उनको जलाया 5 5:30 6 बजे तक उड़ीकते रहे, लेकिन यहाँ से लुधियाना से पहले गाड़ी फिर बस, उस वक्त कोई ऐसा कार का सिस्टम नहीं था। आपकी एज कितनी थी? हैं? उम्र कितनी थी? मैं 50 में 10 साल 12 साल का था, 7वीं में पढ़ता था। तो हम वहाँ चले गए। वहाँ से दोनों भाइयों ने ना लुधियाना तो एकदम छोड़ दिया। तो वहाँ पर जाकर एक दुकान ली साथ के गांव में, लाडवा मंडी गांव था, पेहुआ के साथ कुरुक्षेत्र में। वहाँ पर 8-10 मील का फर्क थी। वहाँ दुकान ले ली। एक भाई दुकान पे बैठ गया, दूसरा
गांव गांव घूम के चूड़ी बेचता था। चूड़ी का काम अच्छा चलता था। कुड़ी बेचते थे, जो चूड़ी लेते थे वो पैसे तो नहीं होते थे ज्यादा, वो अनाज दे देते थे कोई ना कोई। बाटर वो अनाज फिर बेचना हमने तो वो पैसे आ जाने। वो अच्छा काम था। लेकिन ये एक भाई हमारा उस वक्त जेल से छूट गया 6 महीने बाद। तो 6 महीने हम करीबन 4 महीने तो पहले नानके रहे, फिर उथे लाडवे चले गए। नानके मैंने 7वीं क्लास के पेपर दिए, लेकिन मैं फेल हो गया। फिर मैं लाडवा मंडी गया, मुझे मम्मा ले गई। तो 2-3 भाई थे अब लाडवा मंडी। तो जो बड़ा भाई था जिसने एजिटेशन की थी वो लुधियाना आया वापस उस अपने मकान में। तो वहां से वो फ्लैट का काम चलाने लगा। पहले सीखा फिर करने लगा। 6 महीने में हो गया ट्रेड, अच्छा काम कर सकते। तो ऐसे ना मैं वहाँ 7वीं में दोबारा दाखिल हुआ लाडवा मंडी। 1 साल पूरा वही रहे। 1 साल में ऐसा हुआ कि दोनों बड़े भाई जो थे वो हौजरी में आ गए, पे सीजन लगा रहे 4 महीने। उस वक्त 4-5 महीने सीजन होता था। जून जुलाई अगस्त में शुरू हो रहा, नवंबर में खत्म। तो उसके बाद से अच्छा हमारा चौथा भाई भी जो भागा था घर से वापस आ गया पिताजी के मरने के बाद। तो उसने क्या किया, एक कोई लड़का था उसके साथ उसकी दोस्ती थी। तो उस लड़के ने किसी का कत्ल कर दिया। इस भाई ने भी देखा था कत्ल होता हुआ। तो वो जो मरा था उन्होंने इसकी गवाही डाल दी। तो वो ना करनाल जाना पड़ा हर बार। डिस्ट्रिक्ट करनाल था उसका, वहां से कोई 25-30 किलोमीटर। तो जल्दी जल्दी पड़ती थी तारीख। तो हफ्ते में एक दिन करनाल लग ही जाता था, सुबह जाना रात को आना। तो हमारी दुकान ना जिस दिन उस दिन जाना था दुकान बंद रह जानी। तो आगे पीछे भी वो ना थोड़ा लापरवाह था। तो दुकान हमने अखीर बंद कर दी, छोड़ दी कि ये तो घाटे का काम है। तो साल बाद हम फिर वापस आ गए सारे ही लुधियाना। तो हमने ना जो 2 भाई थे, एक भाई ने दुकान और सीख लिया। तीनों भाई फ्लैट का काम करते थे। मैं उस वक्त 8वीं में यहाँ पर दाखिल हुआ। वहाँ 7वीं दोबारा करनी पड़ी लाडवा मंडी। तो उसमें एक तो मेरी स्टडी अच्छी हो गई। जो एक जमात में 2 साल लगाने से मैं क्लास में अपने बदल के जब स्कूल बदल के जब पहुंचा तो मेरा अच्छा था सब कुछ। तो उन्होंने मॉनिटर वगैरह बना दिया मुझे लाडवा मंडी। तो मैं उसके बाद 8वीं जब 7वीं पास की 8वीं में यहाँ आ गया लुधियाना। 8वीं में आर्या स्कूल में दाखिल हुआ।
आधी फीस थी, क्योंकि हम रिफ्यूजी थे, बाहर से आए थे, इसलिए आधी फीस देनी पड़ती थी। तो लुधियाना में भी मुझे ना मैनेजर बना दिया। आर्या स्कूल में मैंने मैट्रिक की। फिर बचपन में ऐसा है कि मैं 10वीं तक 10वीं साल चुरंजा में की थी, लेकिन 52 में मेरी माता की डेथ हो गई। 50 में पिता की हुई थी, 52 में लुधियाना में 1 साल बाद ही, मैं 8वीं में ही था अभी। तो मुझे याद है कि मैं अपना कभी लहदा नहीं सोया था, माँ के साथ ही सोता था। बड़ा प्यार करते थे। पिताजी ना होने करके उन्होंने कभी 2 पैसे कभी 1 आना मुझे खर्च के लिए दे दो। आपने अपने बचपन से लेके आज तक जो टेक्नोलॉजी के युग को बदलते हुए देखा है, उसमें आपने क्या क्या ऐसी चीजें देखी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे और वो हुआ? क्या क्या ऐसा देखा? ऐसा है कि चुरंजा में जब मैंने मैट्रिक किया तो मैंने सोचा मैं आगे प्रभाकर करके MA करूँगा या BA करूँगा, लेकिन मैं कर नहीं सका। मैंने फ्लैट का काम भी सीखा और 4 महीने बाद ही फ्लैट चलाने लगा। तो मुझे लालच पड़ गया पैसे का, तो मैं पढ़ा नहीं आगे 10वीं के बाद। लेकिन ऐसा है कि मैं अपने बड़े भाई के पास, जिसके पास रहता था, उसकी शादी भी दिसंबर में ही हुई थी, सन 52 में। मेरे मित्र माता का 10-12 दिन पहले शादी हुई थी मरने के। तो मैं उनके पास ही रहता था। उसके बाद मेरे बड़े भाई का दुकान जो था वो फेल हो गया, तो वो भी लुधियाना आ गया और फ्लैट चलाने लगा। फ्लैट में ठीक है, रोटी पानी निकलाता था, अच्छी थी कमाई। मैं भी फ्लैट चलाने लगा। 4 महीने 3 महीने सीखने के बाद मुझे भी पैसे मिलने लगे। वो पैसे बड़ा भाई वो लेता था सारे, और रोटी रोटी वहाँ ही खाता था। कभी मैंने लालच भी नहीं किया कि मैं पैसे पकड़ूं। सन 64 तक ऐसे ही चला। 64 में मेरी शादी हुई। नहीं, अभी शादी की बात बाद में करनी है। जैसे आप बचपन से बड़े हुए, तो आपने जो सारी टेक्नोलॉजी थी, फोन आया, फिर कार आया, मतलब जो सारा आसपास माहौल बदला, तो जब वो सारा आपने देखा, माहौल बदला, कारें आई और आसपास सड़कें बनी, साइकिल आए, टांगे से साइकिल, साइकिल से स्कूटर, तो वो आपने अपनी जिंदगी में कैसी चीजें देखी हैं बदलती हुई? ऐसा है कि मैं जब भुजा में चुरंजा में 10वीं पास की थी फर्स्ट डिवीजन में, तो मैं फ्लैट चलाने लगा। उस वक्त जो फ्लैट थी वो फॉरेन से ही आती थी, पुरानी, नई फ्लैट नहीं मिलती थी। और एक फ्लैट 700-800 रुपए में मिल जाती थी। ठीक है, तो हमने मिलजुल के
2-3 फ्लैट ली, वो छोटा सा फैक्ट्री बनाई, और उस फैक्ट्री में बड़ा भाई जो था वो बाहर से माल लाता था, हम बना के देते थे। उसको फैब्रिकेशन कहते हैं। सिर्फ हम फैब्रिकेशन करते थे, कच्चा ही माल देते थे, पक्का नहीं देते थे। पक्का माल ऐसा होता है कि स्लाइस हुई हुई हो, कच्चा ऐसा होता है कि मशीन से बना, तय लगाई और दे आए। तो हम कच्चा माल देते थे। तो जब मंदा आ गया, हर 4 महीने 6 महीने बाद 4 महीने मंदा आता था, काम बंद हो जाता था। तो हमें ना एक हौजरी में थोड़ा काम मिल गया, तो मैं वहाँ पर चला गया हौजरी में। वहाँ पर मैंने 4 महीने 6 महीने काम किया ना, तो उन्होंने कहा आप सीजन भी लगाओ। मंदा तो लगाया आपने, मंदे में हम वहाँ पर मिलिट्री का माल बनाया था, फिर सीजन लगाया, सिविल का माल बनता था, वो सप्लाई करते थे इंडिया में ही, एजेंट तक रखा हुआ था उन्होंने, सतलुज हौजरी उसका नाम था। तो वहाँ पर मैंने पूरा सीजन लगाया। अगला मंदा फिर आ गया, तो वो बोले भाई अब बंदा आ गया, अब आपको 12 आने रेट मिलेगा 1 रुपए का। मैंने कहा जी मैंने तो काम नहीं कर रहा, मैं तो कब तब काम करूँगा जब कम से कम 100 रुपया मुझे महीने का मिले, बने मेरा। अगर कम बनेगा तो मैं 100 लूँगा, अगर ज़्यादा बनेगा तो आप रख लेना। मुझे पता था कि ज़्यादा नहीं बनना, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम काम करो। मेरा अच्छा था काम। जॉब जॉब हाँ, वहाँ पे। काम अच्छा था, और मैं अच्छे सैंपल बनाता था, अपने आप ही दिमाग से निकलते थे। तो उनको बड़ा आराम मिला उस सैंपलों में। उनको अच्छे ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। तो 1 साल और लगाया, फिर मैं वापस अपने भाई के पास आ गया। वहाँ पर मुझे मशीन में ऐसे ही मंदे में फिर मिल गई, और काम भी मिल गया मंदे का। काम भी उसी हौजी सतलुज हौजी का था। वो मिलिट्री का काम करते थे मंदे में, तो मिलिट्री का ऑर्डर मिल जाता था, वो हमसे बनवाते थे। तो हम दिन रात बना के ऑर्डर उनके बढ़ते गए, हमारा काम बढ़ता। मंदे मंदे में उनका काम कर लेते थे, सीजन में बाकी काम करते थे। अच्छा काम था। 5-6 मशीनें हो गई, 4 में हमारी अपनी थी, 1-2 हमारे भाइयों की थी। हमारी कलर अलग थे, हम दोनों भाई इकट्ठे थे, मैं और पन्ना। अभी आपकी एज कितनी है? मेरी उम्र इस वक्त 85 अबव है। ठीक है, तो आप जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे कि अपनी सेहत का ध्यान किस तरह रखना चाहिए आजकल के बच्चों को? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। खाने पीने का ऐसा है कि बाजार की चीज़ बहुत कम खाओ, और घर का खाना सादा अच्छा बढ़िया खाओ। बस उसमें जो मर्जी बना के खाओगा, वो पता होता है कि मैंने ये चीज़ बनाई है। इससे एक मिनट। सेहत अच्छी रहती है बस। टाइम से खाओ। हाँ, टाइम पे भी खाना चाहिए। मतलब आपने ना 3 टाइम रखे हैं तो 3 में खाओ, 4 रखे हैं तो 4 में खाओ, लेकिन हिसाब से खाओ। हमने जब बचपन था, जवानी थी, तो काम करते थे, और शाम को 5 बजे
खाना खाते थे घर का, ये नहीं कि समोसे खाए, कचौरी खाई। कभी कभी खा लेनी चाहिए बाहर की भी, लेकिन ज्यादातर अपने घर का सामान खाओ। ठीक है। आप अपना जन्मदिन और एनिवर्सरी कैसे मनाते थे? अभी अभी तक कैसे मनाते आ रहे हो? हमने कभी जन्मदिन नहीं मनाया खास, और एनिवर्सरी 50वीं मनाई थी। उसमें हम होटल में गए थे, सबको खाना खिलाया था, रिश्तेदार बुलाए थे, और हमें काफ़ी तोहफे मिले थे। ज़्यादातर हमने अपना नहीं मनाया जन्मदिन वगैरह। और हमारा बच्चों का? वो आजकल फैशन है ना, इसलिए बनाते हैं, वरना कोई इसमें है नहीं कोई बात। जैसे आपने बात सुनाई कि पिताजी और माताजी गुजर गए, तो आपने इतना जो टफ टाइम था आपका, जो मुश्किल समय था, उससे आप कैसे निकले? कैसे आपने अपना जो ध्यान था उसको अलग किया, क्योंकि आप सिर्फ 12 साल के थे? तो कैसे आपने अपने आप को संभाला? क्या आपने ऐसा किया जिसमें आप अपनी इतनी शक्ति रख पाए? नहीं, 12 के तो नहीं थे उस वक्त। जब माता की डेथ हुई, मैं 8वीं में पढ़ता था। 8वीं में तो मेरा सदा ही स्वभाव रहा है कि जो मेरे भाई कहे मैं वो करता हूँ, कभी आगे से नहीं बोला। जब तक भी भाई के पास रहा, जो वो कहते थे वो ही करता था, और वो भी अच्छा करते थे, बुरा नहीं करते थे मेरा। उन्होंने मेरी शादी की, बड़ा अच्छा था शादी में, उस वक़्त के हिसाब से। बस की बस में हम गए थे। पहले तब मुझे पता ही नहीं चला। सही बात तो ये है कि पिताजी की डेथ के बाद माता ने मुझे संभाल लिया, और जब माता की डेथ हुई मैं 8वीं में था, तो 2 साल वारी हो गई। दिसंबर 50 में पिताजी की डेथ हुई, दिसंबर 52 में माता जी की डेथ हुई। मैं पहले 7वीं में था, उस वक्त 8वीं में था। 7वीं में मैंने 2 साल लगाए समझो। 1 साल वहाँ पे हुआ में मेरा ज़ाया हो गया, क्योंकि स्कूल बदलने से सब्जेक्ट सारा कुछ बदल गया। पिताजी के जाने के बाद मम्मा ने संभाला, तो जब मम्मा गए फिर कैसे आपने संभाला खुद को? मेरे भाई और भाभी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। जनक भाभी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। उसने मुझे अपने बच्चों की तरह ही पाला। उनके बच्चे अभी बस मेरे हाथों में ही हुए। आपकी बचपन में सबसे पसंदीदा हॉबी क्या थी? जब मैं स्कूल में था, तो मुझे ये पता है कि यहाँ लुधियाना में मैं हूँ, और मुझे ना बचपन में रेड़ा चलाने का बड़ा शौक था। तो हाथ से ही वो गोल सा तार का रेड़ा बना के उसको हाथ से चलाना, गलियों में घूमते रहना, ये था। खास कोई दोस्त नहीं बना, बहुत अच्छा दोस्त नहीं बना कोई। शादी करीबन जब हम काम में आए, तब 2-4 दोस्त अच्छे बन गए। उसके बाद आपको क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ? वो तो स्कूल में ही था थोड़ा बहुत। 9वीं 10वीं में आर्या स्कूल में वो ना, जब भी मतलब टूर्नामेंट होते थे, तो वो कुछ क्लासों के बच्चों को वहाँ लेके जाते थे, तो उनमें मेरा नंबर था। मैं वहाँ थोड़ा बहुत बैटिंग वगैरह भी करता था, तो कभी कभी चांस मिल जाता था। ज़्यादा काम नहीं किया क्रिकेट का,
लेकिन अपने आप मन के अंदर से उसी वक्त से शौक है। 10वीं के 9वीं 10वीं में करीबन जितने टूर्नामेंट लोकल होते थे वो हमें लेके जाते थे, स्कूल वाले ही। और दोपहर को कुछ ना कुछ खाने को भी देते थे। ये भी शौक था कि खाने को मिलेगा। फ्रूट वगैरह था। अच्छा, अब आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? ये सबसे फेवरेट क्रिकेटर अब आपका कौन है? इस वक्त मेरा फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है। वो बहुत अच्छा चल रहा है। उसने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। आपकी मतलब लाइफ में, आपके जीवन में आपने कोई रोल मॉडल सोचा था कि मतलब आप किसके जैसा बनना चाहते हो, कि हाँ मुझे कैसा बनना है बड़े होके? नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं था कि मैं किसके जैसा हिसाब से बनूं। मैं तो बस, उन्होंने फ्लैट चला दी, सिखा दी भैया ने, तो एक उस्ताद बनाया था मेरे लिए। उनका नाम था संतराम। वो खुद तो फ्लैट छोड़ गए, उन्होंने दुकान कर ली खन्ना में। तो मैं यहाँ लुधियाना में अपना फैक्ट्री शुरू कर ली। कोई ऐसी जगह जहां आपका सपना हो कि शायद मैं कभी जाऊं? कोई ऐसी डेस्टिनेशन, कोई देश जहां कभी आपको जाने की इच्छा हुई हो? नहीं, ऐसा है कि मैं करीबन अपने मन से जहाँ भी गया हूँ वो बच्चे साथ गए हैं, वाइफ साथ गई है, एक दो बार भाभी वगैरह साथ गए हैं। तो मुझे ज़्यादा शौक नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। मैं अपने काम में ही मस्त रहा। जिस जमाने में हमारे पास फोन, टेलीफोन जब नहीं थे, तो आपस में बात कैसे करते थे? पुराना जमाना था। टेलीफोन तो हमने ले लिया था, लेकिन टेलीफोन से पहले भी जाके ही बात करनी पड़ती थी। टेलीफोन से पहले ही हमने अपनी फैक्ट्री शुरू कर ली थी। फैक्ट्री में मेरे बड़े भाई के दो बच्चे थे, वो मेरी उम्र के ही थे, 2-4 साल छोटे थे बस। तो उनसे पार्टनरशिप करके मैंने फैक्ट्री शुरू कर ली। तो वो अच्छा हमारा टाइम गुजरा। हाँ, चिट्ठी बहुत चलती थी, लिख के बाहर जितने भी हमारे व्यापारी थे, हम चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी से ही पैसे मंगवाते थे। पैसे आ जाते थे, कभी चेक आ जा रहे हैं, कभी ड्राफ्ट आ जा रहे। मेनली जो ड्राफ्ट भेजते थे उनको हम ज़्यादा प्रेफर करते थे। जो टाइम से जो चेक भेजते उनको भी अच्छा मान देते थे। आज तक के आपके सारे करियर में जितने साल भी आपने काम करा है, आपको सबसे ज्यादा मान किस चीज पे है कि आप उस चीज को लेके प्राउड हो कि वो आपने अचीव करी है? क्या है वो ऐसी चीज? मैं अपने काम में संतुष्ट हूँ और संतुष्ट रहूँगा, क्योंकि मुझे सैम्पलिंग का बड़ा शौक था। मैं अपने कारखाने के सैंपल खुद बनाता था और उनकी सप्लाई अच्छी देने की कोशिश करता था। तो मैं कारखाने से बाहर नहीं निकला, सेल परचेज में नहीं गया, सिर्फ सैम्पलिंग और अच्छा माल बनाना मेरी हॉबी थी। उससे आप क्या ऐसा खरीद पाए अपने पूरे जीवन में? आपने क्या ऐसी चीज खरीदी जिससे आपको लगा कि हाँ, मतलब आपको प्राउड महसूस हुआ खुद पे? हाँ, मैंने सबसे पहले अपने परिवार में, सबसे पहले अपने भाइयों में, सबसे पहले अपना मकान बनाना का सोचा।
मैं जगह ली, उसमें साल 2 साल में 2 कमरे बनाए, 2 कमरे बना के उसमें रहने लगा। फिर उसमें 2 कमरे और बनाए। कुछ उम्र के बाद अच्छे पैसे थे मेरे पास, तो मैंने एक वो जगह छोड़ दी, बेच दी। तो नई जगह लेके अच्छा 400 गज में अच्छा फ्लैट बनाया, जिसमें फैक्ट्री भी चले, रिहाइश भी रहे। वो बड़ा सुख था, बड़ा आनंद था उसमें। कोई ऐसे लेसन जो आपने अपनी जिंदगी में सीखे हो, आप आजकल के बच्चों को सिखाना चाहो अपनी उम्र के हिसाब से, जो आपने लेसन सीखे अपनी जिंदगी में? इसमें सबसे पहले अपने परिवार का और अपने बिजनेस का जो कुछ दिखाओ उससे अच्छा देने की कोशिश करो। बिजनेस में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और ठीक दिया जाए तो उससे बड़ा आनंद आता है और कभी कमी नहीं आती। पैसा बनता है, ज़्यादा ही बनता है, हर साल बढ़ता जाता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि सबको अपने जो दिखाए कोई उससे बढ़िया दे, कम ना दे। ठीक है। जो सैंपल मैंने बनाए, माल भी उसी के हिसाब से अच्छा बनाने की कोशिश की, और वो माल जब जाता था तो हमारा माल काफ़ी पहले बिक जाता था। तो मैं तो सबको यही कहूँगा कि जो कोई माल सैंपल दिखाओ उससे अच्छा माल बनाने की कोशिश करो, ताकि आपका भविष्य और उज्जवल हो और अच्छा हो। और ये तो हो गया आपका मतलब काम को लेके सलाह। कुछ ऐसे लाइफ के लेसन जो आपने अपनी उम्र भर सीखे हो, जिंदगी के कुछ ऐसे तोड़ और निचोड़ जो आप आजकल की बच्चों को सिखाना चाहो कि उनको वो चीजें पता हो कि पूरी लाइफ कैसे बितानी है, कौन से ऐसे लेसन है? जीवन में सबसे उम्दा, सबसे अच्छा होता है कि अपना परिवार, अपना घर। जो लोग अपना परिवार, अपना घर प्रेम से रखते हैं, प्रेम करते हैं, अपने माता पिता की बात सुनते हैं, सीखते हैं, और उसी के हिसाब से, जिससे कि माता पिता भी खुश हो, तो वो सबसे अच्छी बात है। जीवन में ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि बच्चे भी हमारे ठीक रहें, भाई भैया भी ठीक रहें, और माता पिता भी अच्छे रहें। आपकी लाइफ में जैसे टेक्नोलॉजी होती है, गाड़ी होती है, फोन, ऐसी कौन सी चीज आई जब जिंदगी में, तो जिंदगी आपको लगा कि ऐसा भी हो सकता है? कौन सी चीज देख के आपको ऐसा लगा कि ये भी हो सकता है? वैसे तो आहिस्ता आहिस्ता लाइफ इजी होती गई। जब मैंने पहली बार स्कूटर हाल लिया तो हम 3 पार्टनर्स थे। 2 मेरे भाई के बच्चे थे, एक मैं था। तो उन्होंने स्कूटर मुझे दे दिया कि आप स्कूटर से घर जाओगे, घर से वापस आओगे। तो उसका मुझे बहुत आनंद आया। स्कूटर सीखा भी और चलाया भी। उसके बाद फिर घर में कार भी आ गई, सब कुछ आ गया, तो वो मन खुश हो गए। एक अच्छी बात ये है कि पैसे का लालच ना करो। तुम्हारे पास पैसे हैं, उसको ऐसे चलो कि भाई का भी काम बने, अपना भी काम बने,
और परिवार का भी काम बने। मैंने भी जीवन में पैसे को कभी तरजीह नहीं दी कि ये मुझे ही चाहिए। मैं अपने बच्चों को, अपने सबको बांटता रहा हूँ, पैसे कुछ ना कुछ मदद करता रहा हूँ, ताकि किसी को किसी की जरूरत है तो वो मदद हो जाए। आपके फेवरेट पिक्चरें कौन सी हैं? फेवरेट पिक्चर, बात यह है कि मैं हर हफ्ते पिक्चर देखता था। हफ्ते में एक बार पिक्चर जरूर देख ली। और उसके बाद जब ये टेलीविज़न आ गए तो मेरे मन में था कि मैं सबसे पहले टेलीविज़न लूं, और मैंने लिया। अपने परिवार में किसी के पास टेलीविज़न नहीं था, तो मैंने लिया टेलीविज़न और अपने घर में लगाया और सबको बारी बारी घर बुला के पिक्चर दिखानी। उस वक़्त टेलीविज़न में हफ्ते में 2 फिल्में आती थी, सिर्फ 2। इंडिया का टेलीविज़न ही चलता था, मतलब उसमें में कोई दूसरे स्टार शो टेलीविज़न या सोनी टेलीविज़न ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। पिक्चरें फेवरेट? फेवरेट पिक्चरें कई हैं, जिनमें घर संसार ऐसे पुरानी फिल्में हैं मेरी फेवरेट। और फेवरेट उस टाइम पे आपका अभिनेता? हैं? फेवरेट अभिनेता या अभिनेत्री? फेवरेट अभिनेत्री थी मेरी, क्या नाम उसका, सुचित्रा सेन। और फेवरेट जो एक्टर था वो राज कपूर। उनके ना नस नस में एक किस्म का करेक्टर भरा हुआ था। वो बड़े हैं, कभी आप देखो पिक्चर पुरानी उनकी निकाल के, सुचित्रा सेन की या राज कपूर की, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मीना कुमारी बड़ा अच्छा काम करती थी। कौन? मीना कुमारी, वो मर गई। अच्छा। और आपकी आपने अपने लाइफ में कितनी बुक्स पढ़ी हैं? कितनी किताबें पढ़ी हैं? जब मैं 10वीं करके हटा तो मुझे ना वो प्रभाकर करनी थी, लेकिन वो बहुत औखी थी प्रभाकर करनी। उसमें 6 सब्जेक्ट थे हिंदी की, तो 1 संस्कृत था, 7 सब्जेक्ट थे, तो मैं टाइम नहीं दे सका। तो उसके अलावा मैंने एक यहाँ लाइब्रेरी है, उसका मेंबर बन गया। वो गवर्नमेंट की लाइब्रेरी थी, 3 रुपए महीने में मुझे किताबें मिलती थी। तो मैं उस वक़्त 10वीं से लेके जब तक शादी नहीं हुई, शादी के बाद भी 65, 66 तक, 70 तक काफ़ी किताबें पढ़ी, जिनमें अच्छे लेखक है सब। गुरुदत्त था, गुरुदत्त बड़ा अच्छा लेखक था। वो ज़रा किताब मोटी लिखता था, ज़्यादा मतलब वर्कों की। उसके अलावा और भी कई। जब कभी लाइफ में टेंशन टेंशन या फिर कोई स्ट्रेस हो तो टेंशन से कैसे बाहर निकलना चाहिए? लाइफ में टेंशन आ जाती है, कई बार आ जाती है, तो उसमें ऐसा है कि संतोष सबसे अच्छी चीज़ है। अपने मन को संतोष दो कि मैं जिस हाल में हूँ अच्छा हूँ, जिस हाल में हूँ अच्छा हूँ, तो उसी से उसको आराम मिलेगा।
आपका सबसे फेवरेट खाना क्या है? मैं खाने में ऐसा है कि सादा खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जैसे सरों का साग, मक्की का फुल्का, मिस्सा फुल्का, ऐसे घर का ही बना हुआ सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। बाहर जो अ, किसी पार्टी में जाते हैं तो वो जो नान वगैरह बनते हैं मुझे नहीं अच्छे लगते। उसकी जगह फुल्का मिल जाए, आटे की रोटी मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। बचपन में या जवानी में आप फैशन करते थे? क्या? बचपन या जवानी में आप फैशन करते थे? फैशन। फैशन का ऐसा है कि अपने बालों को कभी ऐसे बनाओ कभी ऐसे बना लो, बस इससे ज़्यादा कोई बचपन में ज़्यादा नहीं फैशन कर सके। कपड़ों का? हाँ, कपड़ों का भी ऐसा है कि मैं शादी के बाद ही पैंट पाई, पहले पैंट ही नहीं मिली मुझे। अच्छा, पहले क्या पहनते थे? पजामा कमीज, सादा पजामा, सादी कमीज जो लट्ठे की होती है। पजामा तो पॉपलिन की कमीज होती थी, तो वो पहननी, हर जोड़ा 7 दिन चलता था। बड़ा हिसाब से रखना पड़ता था कि मैला ना हो जाए। देश और विदेश की जानकारी लेना, देश विदेश की खबरें सुनना कैसा लगता है आपको? इस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त मेरा शौक करीबन 80 से लेके 85-86 तक काफ़ी खबरों के बारे में टेलीविज़न देखना या मैचेस देखना, हर तरह के बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा एक फेवरेट है कि मैं मैच देखूं, चाहे वो टेनिस के हो, चाहे वो लॉन्ग टेनिस के हो, चाहे बैडमिंटन के हो, या टेबल क्रिकेट। टेनिस के हो। क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट तो सबसे फेवरेट है। दादी माँ से आप कैसे मिले? उस वक्त ऐसा था कि किसी को खास देखने की जरूरत नहीं होती थी। दादी माँ को संतोष को, मतलब मेरी बहन देख के आई थी। उसने कहा ठीक है, रंग रूप अच्छा है, आप शादी कर लो। तो शादी के बाद ही मैंने देखा, पहले नहीं देखा। हालांकि मेरी फोटो उनको भेज दी गई, जो विचोला थी उन्हें मेरी फोटो 3-4 कॉपी करा के उसके पास भेजी, लेकिन मेरे पास कोई फोटो नहीं आई और मैंने शादी के बाद ही देखा। कैसी रही आपकी लाइफ शादी के बाद सारी? हाँ, बहुत प्रेम पूर्वक शादी के बाद एक दूसरे का कहना मानते रहे। कभी आपस में ऐसा नहीं हुआ कि झगड़ा हुआ हो, लड़ाई हुई हो। और कभी हुई हो तो कैसे सुलझाते थे? मेरा जो स्वभाव है, सभी के बाद हमेशा नीचा रहता है। मैं किसी को ऐसा नहीं समझ करती कि वो मेरे ऊपर कोई रोब डाल रहा है। प्रेम से बात करते हैं, प्रेम से ही रहते हैं। सिर्फ एक बार एक साली साडू है, उससे लड़ाई हो गई, वो नहीं बोले। उसके बाद मैं भी नहीं बोला, लेकिन मेरे मन में शौक था कि मैं उनसे भी बात करूं। तो की फिर? हाँ, बहुत कोशिश की लेकिन वो बोला नहीं। उनसे माफ़ी भी मांगी, अपने सारे को साथ ले जाके,
कि मैं जो करता हूँ, जब मुझसे गलती हो गई है मुझे माफ कर दो। लेकिन वो बोला ही नहीं मेरे साथ, वो साली भी नहीं बोली। लेकिन बाकी सारे मेरे भाई चारों कभी मेरे से नाराज नहीं हुए। ठीक है। कोई अपनी लाइफ का, जिंदगी का अपनी कोई फनी किस्सा सुनाओ, कोई हंसी वाला किस्सा। हंसी वाले किस्से ऐसे ही है कि काम में मस्त रहा। हम गांव जा रहे थे लुधियाना से, उनके गांव, तो रास्ते में उनका भाई मिल गया। वो भाई से बातें करने लग गए। मैंने कहा शायद वो बैठ गए, तो मैं पिंड पहुंच गया। वो वहीं रह गए। फिर वो साइकिल पे उनका भतीजा उनको लेने गया दोबारा। आप पूरा पहुंच गए और वो पीछे रह गए, बैठे नहीं पीछे। ऐसे ही हुआ। एक वो 2 मील पीछे रह गए। एक बार ऐसा ही हमारे कुड़म के साथ हुआ। वो आ गया तो मीनू की मम्मी पीछे ही रह गई। आपने सारी लाइफ में जो दिन त्योहार कैसे आपने मनाए, वो त्योहारों का क्या रोल रहा? हमें काफी शौक था दिवाली वगैरह बच्चों के साथ मनाने का। तो हम ना, जो फैक्ट्री थी उसमें 5-6 बंदे इकट्ठे होके पटाखे वगैरह ले आते थे, फिर बांट लेते थे। उससे हमें काफ़ी पटाखा वगैरह मिल जाता था चलाने को, अच्छा काम बच जाता था। दिवाली मनाना अच्छा लगता था। हाँ, दिवाली बनाना अच्छा लगता। सारे ही त्योहार हम मनाते रहे हैं घर में। मतलब अगर कोई दुर्गा अष्टमी आई है, कोई कंजकें बिठानी है, तो बड़ा शौक होता था कि ये करना है। आज तक ये भी शौक रहा है कि मैं अपने माता पिता का श्राद्ध भी ध्यान से करूं। खुशी से करूं। अब जो भी हमें देख रहे हैं, सारे लोग, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? सबसे अच्छा मैसेज है कि अपने आप को ऐसा ना समझो कि मैं बहुत ऊंचा हूँ। सबको बराबर समझो और सबसे प्रेम से मिलो। कोशिश करो कि अगर कोई गलत भी बोलता तो आप प्रेम से उसे समझाओ, प्रेम से बोलो और प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। बड़ा अच्छा काम है प्रेम करना। बच्चों को प्रेम करना बड़ा अच्छा है। उससे अपने जीवन का अंत जरा अच्छा निकलेगा, बड़े आनंद से निकलेगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मुझे करेगा तो मैं करूँगा ना। आप प्रेम करो, मन से करो, तो वो अपने आप ही आपका अजीज बन जाएगा। चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, अगर आप प्रेम से उनसे बात करोगे, प्रेम से उनसे व्यवहार करोगे, चाहे वो आपका ससुर है, चाहे वो आपकी सास है, चाहे वो आपका देवर है, तो वो जो प्रेम करता है उसका आनंद अलग ही मिलता है। खत्म। कुछ और? कुछ लास्ट में, है कुछ लास्ट में 2 शब्द। लास्ट में 2 शब्द यही है कि किसी से कभी लड़ो नहीं, प्रेम करो। लड़ना बहुत बुरी बात है। मन में अगर गुस्सा आए तो उसे कोशिश करो
कि अपने गुस्से को पी जाओ और उसको उल्ट सोचो जो कुछ भी है। और भक्ति के बारे में आपका क्या विचार है? भक्ति के बारे में आपका क्या विचार है? भक्ति भी ऐसा है कि कुछ उम्र के बाद ही आती है। जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते, आपकी उम्र ऐसी नहीं हो जाती कि आप दूसरी तरफ से थोड़ा हट जाते हो, तब भक्ति की याद आती है। और भक्ति में करते हैं सब, मन की थोड़ी शांति कभी कभी मिल जाती है। अगर आप भक्ति करते हैं तो मन शांत होता है, मन शांत होता है तो सबसे प्रेम बनता है। भक्ति का मतलब यही है कि सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, चाहे कोई दुश्मन है उसको भी प्रेम करो। कौन से भगवान को मानते हो आप? कहने की बात नहीं है। एक राम जो है वो सबसे अच्छा है। जो बड़े ऋषि मुनि हुए हैं वो भी राम को मानते थे। यहाँ तक कि भगवान शिव जो है वो भी राम को मानते थे। तो राम मन को शांति देता है। राम राम मन को शांति। राम का मतलब राजा राम नहीं है। राम का मतलब कोई अलग ही शक्ति है। आप किसी भी गुरु के पास जाते हो तो वो भी यही कहते हैं कि सबका भला करो तभी तुम्हारा भला होगा। चलो, कैसा लगा आपको? अच्छी है इंटरव्यू, अच्छा है। सब कुछ याद आ गया? और काफी कुछ याद आ गया। अब हम ये डालेंगे और फिर जो लोग हमसे सवाल पूछेंगे आप उनके जवाब दे दोगे? हाँ हाँ, देख लो पहले। इनमें से कुछ काटने हैं जो काट दो, जो नए लेने होंगे वो भी दे देंगे। चलो, तो ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन दादू के साथ, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और उनकी लाइफ एक वापस से हमने अनफोल्ड करी और काफ़ी शुरू से लेके अभी तक की सारी ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछे। मैंने इसमें अपनी दादी माँ के क्वेश्चंस काफ़ी कम रखे हैं क्योंकि मैं उनके साथ बैठ के उनका भी इंटरव्यू करना चाहती हूँ कि दादू और दादी माँ साथ बैठे और हम उनके भी सवाल जवाब कुछ इसी तरह से रिकॉर्ड करें कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी रही और क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे जल्दी, बट न्यू ईयर्स के लिए मेरा मन था कि इस वीडियो से हम शुरुआत कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने दादू के साथ ये वीडियो बनाने का सोचा। बिकॉज मेरी लाइफ में ना एक रिग्रेट है बहुत बड़ा कि मैं अपने नानू और नानी की भी इंटरव्यू कर सकती थी और उनसे भी इसी तरह से मैसेजेस इसी तरह से कॉन्वर्सेशन करके अपने पास संभाल के रखना चाहती थी, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं इस मौके को खोना बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जो लोग हैं उनसे मैं सारे लेसन्स सीख के अपने अपने साथ हमेशा के लिए बटोर के रख सकूं और जो भी ये देख रहे हैं उन सबके साथ ये चीज़ साझी कर सकूं और बांट सकूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके कोई भी क्वेश्चंस है दादू के लिए और आप कुछ भी दादाजी से बात करना चाहते हैं, उन्हें कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल उनको एक एक कमेंट पढ़ के बताऊंगी और उन्हीं से हर चीज़ का रिप्लाई करवाऊंगी। थैंक यू सो मच गाइज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ आने वाली हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय। चलो नमस्ते कर दो। रामाय नमः सर्वशक्तिमते
परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। करा शेरा वाली बोल साचे दरबार की जय। birthday to you. Happy birthday. Hearing. Arun Papa. Happy birthday, dear Booji and Dadu. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Savita. Happy birthday. वीडियो बनाए केक दो। यार साथ में हाथ यार